पतली कमर वाली बचपन की सहेली बनी सौतन। क्या कोई है इस खाओ कंपटीशन को जीतने का दम रखने वाला? शहर के खाओ कंपटीशन में 5 कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं। वहां होस्ट की आवाज सुनकर भीड़ में से 2 सहेलियां अनन्या और श्रुति निकलती हैं। मेरे सामने खाने का चैलेंज, मैं इस खाओ कंपटीशन में भाग लूंगी? अरे तू पागल हो गई है क्या? वहाँ देख अंकल की उम्र के लोग बैठे हैं। अरे बच्ची घर जाओ और टॉफी खाओ। इस खाओ कंपटीशन को जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंकल छोटा पैकेट बड़ा धमाका किसे कहते हैं? ये अनन्या आज आपको बताएगी। आप बस कंपटीशन पूरा होने तक ये मत कहना कि बस करो बेटी तुम जीत गई। छोटी सी अनन्या खाओ कंपटीशन में बैठ जाती है और पानी पूरी खाना शुरू करती है। जहां अनन्या की पानी पूरी खाने की रफ्तार देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। 10, 20, 30। अरे आराम से बेटी, गले में अटक जाएगा। जहां दूसरे कॉम्पिटिटर्स पहली और दूसरी प्लेट में थे, वहीं अनन्या अब तक 5 बार पानी पूरी मांग चुकी होती है और ऐसी पानी पूरी खाते हुए उसे आधे घंटे बीत जाता है। उसके साथ बैठे सारे कॉम्पिटिटर्स खाते खाते पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अरे बस कर बेटी, गरीब की जान लेगी क्या? तू जीत गई, मैं हार मानता हूँ। अच्छा कंपटीशन जीती हो, इस बात पर एक प्लेट दे दो, मैं खाते खाते घर चली जाऊंगी। होस्ट से एक प्लेट पानी पूरी लेकर अनन्या अपनी बचपन की सहेली श्रुति के साथ पानी पूरी खाते हुए घर जाने लगती है। अरे पागल, तू इतने सारे गोलगप्पे खा गई? इतनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती। गोलगप्पे हेल्दी नहीं होते, इतने सारे नहीं खाने चाहिए। अरे पानी पूरी से मेरी दोस्ती है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन स्कूल के लंच ब्रेक में अनन्या और श्रुति गार्डन में आती हैं। अनन्या अपने लंच बॉक्स की जगह एक बड़ा सा डिब्बा खोलती है जिसमें ढेर सारे चावल होते हैं। साथ ही दूसरे डिब्बों में दाल और सब्जी होती है। तो लंच में इतना सारा खाना क्यों खाती है? लंच के बाद हमें कंटिन्यू क्लासरूम में बैठे रहना होता है और 12th तक ऐसे ही रहेगा। ऐसे तो मोटी हो जाएगी। देख, खाते हुए मुझे टोका मत कर। अगर तेरा लंच ज्यादा है ना तो तू मुझे दे दे, मैं वो भी खा जाऊंगी। अनन्या आराम से बैठकर लंच खाना शुरू करती है। ऐसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है और अनन्या कैंटीन से समोसे लेकर क्लासरूम में समोसे खाने लगती है। यार अभी तो तूने खाना खाया, अब तू समोसे खा रही है। मुझे भूख लगी है तो मैं खा रही हूँ, तुझे भी खाना है तो खा ले। नहीं, मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ, तू ही खा। ऐसे ही समय बीतता है और अब बचपन की दोनों सहेलियां बड़ी हो चुकी होती हैं। अनन्या और श्रुति दोनों ही बेहद खूबसूरत और वेल मेंटेन होती हैं और आज दोनों सहेलियां शाम को टहलते हुए स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास जाती हैं। श्रुति चल आज पाव भाजी खाते हैं, मजा आएगा। इतना कहकर अनन्या पाव भाजी वाले के पास आ जाती है और अनन्या को देखकर पाव भाजी वाले के पसीने छूटने लगते हैं। अरे बहन, मैं तुम्हें पाव भाजी नहीं खिला सकता। तुम्हें पाव भाजी खिलाने के लिए कम से कम 10 पाव भाजी वाले चाहिए। अरे भैया, पहले तुम तो मुझे खिलाओ, फिर बाकी 9 के बारे में सोचना। अरे नहीं, तुम जब भी आती हो अकेले पूरा ठेला खाली कर देती हो, जिससे मेरे दूसरे ग्राहक लौट जाते हैं और मेरी ग्राहकी टूटती है। अगर कल को तुम नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे मैं क्यों नहीं आऊंगी भला? मैं हमेशा आपके पास ही आती हूँ ना पाव भाजी खाने। आप मुझे पाव भाजी खिलाओ, वरना सबको कह दूंगी कि तुम्हारे पाव भाजी अच्छे नहीं होते और खाने में मेरी बात सब सुनेंगे। अरे गजब जबरदस्ती है। पाव भाजी वाला अनन्या को पाव भाजी खिलाना शुरू करता है और देखते ही देखते अनन्या उसके सारे पाव भाजी खा जाती है। वहीं श्रुति फ्रूट सैलेड खा रही होती है और अनन्या श्रुति के भी फ्रूट लेकर खाने लगती है। तू कहती थी ना फ्रूट हेल्दी होते हैं, देख मैं फ्रूट खा रही हूँ। जिस तरह से तू खाती है उस तरह से फ्रूट हेल्दी नहीं अनहेल्दी ही है तेरे लिए। ऐसी ही बातें करते हुए श्रुति अनन्या के साथ उसके घर पहुंचती है। पापा आ गए आप? मक्खन मत लगाना बिल्कुल भी। सच बता, तूने आज सारे पैसे खत्म कर दिए ना, इसलिए आइए ना अपने पापा को मक्खन लगाने। आंटी पैसे तो खत्म होंगे ही, पूरा पाव भाजी का ठेला खाली करके आ रही है मैडम। अरे तो क्या हुआ, खाने दो। अब बाप के राज में नहीं खाएगी तो क्या पति के राज में खाएगी? मुझे तो इसी बात का डर है कि ये मोटी हो गई है तो इसके लिए कोई रिश्ता मिलेगा भी या नहीं। वैसे ही हम मिडिल क्लास लोग हैं और इसकी खुराक की वजह से हम पैसे भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसकी शादी कैसे करवाएंगे? अरे सब हो जाएगा भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम श्रुति और अनन्या मॉडर्न स्टाइलिश ड्रेस में एक मैरिज हॉल की तरफ से गुजर रही होती है। तभी अनन्या को कुछ खुशबू आती है। जलेबी, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म कचौरियाँ। श्रुति जल्दी चल, देख वहाँ रसमलाई मुझे बुला रही है। भुक्कड़, कोई नहीं बुला रहा है तुझे। न जाने किसकी शादी है, उसमें हम जाकर खाना कैसे खा सकते हैं?
और दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, और इस मैरिज हॉल के खाने पर मेरा नाम लिखा है। जल्दी चल। अनन्या श्रुति को खींचकर मैरिज हॉल में लेकर आती है और फूड काउंटर के पास खड़ी होकर लगातार खाने लगती है। हे भगवान, न जाने किसकी शादी में लेकर आ गई है मुझे। कहीं पकड़ी गई तो इसके साथ मुझे भी बर्तन धोने पड़ेंगे। खैर, बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे, सलाद ही खा लेती हूँ मैं। श्रुति कोने में खड़ी होकर सैलेड खाने लगती है। वहीं अनन्या को खाता देखकर शादी में आए मेहमान और वेटर हैरान हो जाते हैं। अरे भैया, तुम और दो ना, तुम्हारा थोड़ी ना खा रही हूँ, और मेरे पेट में जा रहा है, तुम्हारे पेट में थोड़ी ना जा रहा है। पूरी थाली भरो। अनन्या की खबर पाकर लड़के लड़की के माता पिता और घर के लोग अनन्या की तरफ आने लगते हैं। अनन्या जल्दी भाग, वरना जितना खाया है उससे ज्यादा बर्तन धुलवाएंगे ये लोग। ला दे मुझे जलेबियां। अनन्या वेटर को धक्का मारती है और अपने हाथों में ढेर सारी जलेबियां भरकर खाते हुए श्रुति के साथ भागने लगती है। वहीं शादी में अपने दोस्तों के साथ आए अरुण की नजर अनन्या पर पड़ती है। यार, कितनी प्यारी लड़की थी, दूसरी की शादी में आकर खाना खा रही थी और जैसे ही पोल खुली भागते हुए भी जलेबियां लेकर भागी। पहली झलक में अनन्या की मासूमियत भरी हरकत अरुण के दिल में घर कर जाती है। वहीं सभी से बचते हुए श्रुति और अनन्या भागते हुए मैरिज हॉल से काफी दूर पहुंच जाती हैं। तू किसी दिन मरवाएगी मुझे, कहा था ना मत जा दूसरी की शादी में। अरे तो क्या हुआ, खाने का तो मिला ना। और तू तो वहाँ सलाद खा रही थी। हाँ, वैसे भी बिना इन्विटेशन का खाना खाने में मजा तो बहुत आया, और उनका चेहरा देखने लायक था। तूने तो सबकी हालत खराब कर दी। चल अब घर चलते हैं। अनन्या को ढूंढते हुए अरुण भी अनन्या के पीछे पीछे आ जाता है और अनन्या का पीछा करते हुए अनन्या का घर देख लेता है। कुछ तो बात है लड़की में, उसकी सिर्फ एक झलक मुझे यहाँ तक खींच लाई। अरुण अपने घर चला जाता है और अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अरुण अनन्या के घर के पास चाय टपरी पर बैठकर कभी अनन्या को बालकनी में कपड़े सुखाते हुए तो कभी घर के बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है। और अगले दिन अरुण ऑफिस से घर आता है, जहां पूरा परिवार पंडित दीनदयाल के साथ अरुण के लिए लड़की पसंद कर रहा होता है। भैया आ गए आप। ये देखिए, हमने कितनी सारी लड़कियां फाइनल की है आपके लिए। बेटा, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कर ले, फिर हम तेरी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, मेरी शादी और ऐसे अचानक? अचानक का क्या मतलब है? इतना बड़ा हो गया है, अब शादी नहीं करवाऊंगी तो कब करवाऊंगी? मम्मी, अगर तुम्हें मेरी शादी करवानी ही है तो मेरी नजर में एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, उससे करवा दो। भाई, हमें तो एक लड़की अच्छी को अपनी बहू बनाना है। अब वो हमारी ढूंढी हुई हो या तेरी पसंद की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन है वो लड़की? अनन्या नाम है उसका। मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है, बस उसका घर पता है। पंडित जी, आप जरा उनके घर जाकर हमारे बेटे के लिए रिश्ते की बात कीजिए। अगर वो राजी होते हैं तो हम रिश्ता लेकर जाएंगे। अरे जी, मैं पंडित हूँ, मेरा तो यही काम है। बेटा, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं कल रिश्ते की बात कराऊंगा। अगले दिन दीनदयाल, पंडित कृष्णलाल और मीनाक्षी के घर अरुण का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। तेज गर्मी में पंडित जी पसीने से भीगे होते हैं। पंडित जी, आप तो पूरे पसीने से भीगे हुए हैं। आइए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। अनन्या पंडित जी को पंखे के नीचे बिठाती है और ठंडा शरबत पिलाती है। तभी कृष्णलाल और मीनाक्षी भी पंडित जी के पास आते हैं। जी, बड़ी गुणवान बेटी है आपकी, ब्राह्मण का सम्मान करना जानती है। धन्यवाद पंडित जी, वैसे हमने आपको पहचाना नहीं। अरे दरअसल मैं लड़के लड़कियों का जोड़ा बिठाता हूँ। एक लड़का है जो आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, उसके परिवार ने मुझे भेजा है, उसमें इसका सारा बायोडेटा है। कृष्णलाल और मीनाक्षी अरुण का बायोडेटा देखते हैं, वहीं अनन्या भी अरुण की फोटो देखती है। लड़का तो बहुत हैंडसम है, श्रुति को बताना पड़ेगा। पंडित जी, आप इन्हें घर बुलाइए, हम इनसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन अरुण पूरे परिवार के साथ अनन्या के घर आता है, जहां श्रुति भी अनन्या के साथ एक तरफ खड़ी होती है। अरे वाह, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। भैया, लड़की तो बहुत अच्छी ही पसंद की है आपने। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। आप बताइए, हमारे बेटे के लिए आपकी क्या राय है? जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह अरुण और अनन्या की शादी तय होती है और इसकी खुशी मनाने अनन्या श्रुति के साथ पिज्जा खाने पहुंचती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आज शादी की तारीख होती है। दूल्हा बना अरुण मंडप में बैठा होता है, वहीं दुल्हन के कपड़ों में अनन्या चाउमीन खा रही होती है। बस कर बुक्कड़, खुद की शादी में खुद का खाना खाने वाली तो पहली दुल्हन है। थैंक यू यार, तूने ये चाउमीन लाकर मुझे दे दी। मम्मी ने तो कह दिया था कि मैं शादी तक कुछ नहीं खाऊंगी। सुन,
अब तेरी शादी हो रही है तो अपने खाने पीने की आदत बदल देना। ऐसा ना हो कि तू खाते खाते मोटी हो जाए और जीजा जी किसी पतले वेल मेंटेन फिगर वाली लड़की को तेरी सौतन बना कर ले आए। ऐसे ही मजाक मस्ती में अनन्या और अरुण की शादी होती है और अनन्या विदा होकर अपने ससुराल चली आती है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर घर प्रवेश करो। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अरुण अपने कमरे में चला जाता है। वहीं प्रीति दूध का गिलास लाकर अनन्या को देती है। भाभी लीजिए ये हल्दी वाला दूध और कमरे में चलिए, मम्मी ने कहा है कि भाभी को ये दूध देकर कहना भैया को दे दे। सुबह से भूखी हूँ मैं और दूध वो पियेंगे, पहले दूध मैं पीऊंगी, अगर बचा तो उनको दे दूंगी। प्रीति अनन्या को कमरे में भेजती है और दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में आते ही अनन्या तुरंत दूध पी जाती है। अरे वो दूध तो मेरे लिए होगा ना? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने दूध पी लिया। अरे ठीक किया तुमने। आप इतने जोर से क्यों हंस रहे हैं? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? अरे मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब तुम बिन बुलाई शादी से जलेबियां लेकर भाग रही थी। अनन्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ऐसी बातें करते हुए अनन्या और अरुण सो जाते हैं और अगली सुबह अनन्या डिजाइनर साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। वाह भाभी, इस डिजाइनर साड़ी में आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। थैंक यू नन्ना जी। वैसे आज मेरी पहली रसोई है ना, बताइए आप लोगों के लिए क्या बनाऊं? बहू गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में हल्का खाना खाना चाहिए। दाल चावल और भुजिया बना ले। चल बहू मैं तुझे किचन दिखाती हूँ। शारदा अनन्या को लेकर किचन में आती है और किचन में रखा सारा सामान दिखाती है और अनन्या कुकर में ढेर सारे आलू और दूसरे पतीले में ढेर सारे चावल रखकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। बहू हम तो 5 लोग ही हैं, आलू और चावल कम कर। मम्मी जी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इतना भी कम पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहू, बना हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। दाल चावल सब्जी के साथ अनन्या पूड़ी, कचौड़ी, आलू दम और अपनी पसंद की मिठाइयाँ बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। वाह भाभी, हमने तो सोचा था कि गर्मी में आपको क्यों परेशान करें, इसलिए दाल चावल सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर आपने तो बड़ा मजेदार खाना बनाया है, वो भी इतनी जल्दी। अनन्या तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ खाना खाने। नहीं आप लोग खाइए, मैं फिर बाद में खा लूंगी। पूरा परिवार खाना शुरू करता है और पेट भरकर खाना खाता है। उसके बाद भी काफी खाना बच जाता है। वाह बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है, शाबाश। अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा लंच पैक कर दो। आप ऑफिस जाइए, लंच में मैं आपके लिए दूसरा खाना बनाकर लाऊंगी। रामलाल और अरुण घर से निकलते हैं, वहीं अनन्या खाने बैठती है। देख बहू कितना सारा खाना बच गया है ना। मम्मी जी अभी मैं बची हूँ ना खाना खाने को। अरे अरे बहू तू इतना खाना नहीं खा पाएगी, झूठा करके मत रख देना, हम दोपहर में खा लेंगे। शारदा की बात अनसुनी करके अनन्या खाना शुरू करती है और देखते ही देखते सारा खाना चट कर जाती है। भाभी कितने दिनों की भूखी थी आप, हम सबने मिलकर इतना खाना नहीं खाया जितना आपने आधे घंटे में खाकर खत्म कर दिया। बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना, इतना खाना कोई कैसे खा सकता है? मम्मी जी शादी के 1 दिन पहले से ही मुझे खाना खाने से मना कर दिया गया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी। ऐसी दोपहर होती है। अनन्या एक बार फिर ढेर सारा खाना बनाती है और अरुण को लंच देकर घर आकर पेट भरकर खाना खाती है। अनन्या की खुराक देखकर शारदा और प्रीति हैरान रह जाती हैं। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आए होते हैं। शारदा मेहमानों को चाय नाश्ता कराने के लिए किचन में आकर फ्रिज खोलती है। अरे ये क्या, मैंने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और मिठाई रखी थी, कहाँ गई? बहू से पूछती हूँ। शारदा अनन्या के कमरे में आती है जहां अन्य ढेर सारी मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक चिप्स खा रही होती हैं। ये मेरा बेटा किसे बहू बनाकर ले आया है, एक औरत इतना सब कैसे खा सकती है? शारदा तुरंत रामलाल को इशारे से बुलाती है और बाहर से थोड़ा नाश्ता मंगवाकर मेहमानों की खातिरदारी करती है और मेहमानों के जाने के बाद अनन्या हॉल में आती है और मेहमानों से बचे समोसे खाने लगती है। मुझे समोसे बहुत पसंद है। मम्मी तुम्हें कोई ऐसी वैसी बहू नहीं मिली है, तुम्हें भुक्कड़ बहू मिली है। बहू अगर तुम्हें खाना ही था तो एक बार अपनी सास से पूछ लिया होता। अगर बाहर नाश्ता नहीं मिलता तब तो मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। ऐसी रात होती है। अनन्या पूरे परिवार के साथ खाने पर बैठी होती है। आप लोग कह रहे थे ना भाभी बड़ी फुर्ती से काम करती है, उससे भी ज्यादा फुर्ती से भाभी खाना भी खाती है। हमारे 1 महीने का राशन भाभी ने 1 हफ्ते में चट कर दिया है। अनन्या अगर तुम इस तरह खाओगी तो तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे तुम्हें काफी तकलीफ होगी। अपनी सहेली श्रुति को देखो, उसने खुद को कितना मेंटेन किया है। मैं बचपन से ऐसी खाती हूँ, मैं मोटी नहीं होंगी। कुछ दिन बीतते हैं और अनन्या का वजन बढ़कर 80 किलो हो जाता है।
और एक दिन कमरे में पोंछा मारते हुए कॉकरोच देखकर अनन्या बेड पर कूदकर चढ़ जाती है, जिससे बेड टूट जाता है। देखा अनन्या, तुम कहती थी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, पर तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे कूदने से ये बेड टूट गया। ये बेड ही कमजोर है, तुम दूसरा मजबूत बेड बनवाओ। अरुण एक मजबूत बेड मंगवाता है। ऐसे ही 8 महीने बीतते हैं और अब अनन्या 150 किलो की हो चुकी होती है और घर की साफ सफाई कर रही होती है। मैं कब से काम कर रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, कुछ खा लेती हूँ फिर काम करूंगी। अनन्या पिज्जा ऑर्डर करके खाने बैठती है, तभी श्रुति अनन्या से मिलने आती है। तू इतनी मोटी हो गई फिर भी पिज्जा खा रही है? एक्सरसाइज ना सही, घर का काम ही कर लिया कर और खाने पर कंट्रोल कर। मैं काम ही कर रही थी, थक गई, इसलिए पिज्जा मंगा कर खा रही हूँ। पता है श्रुति दीदी, पहले भाभी काम करते हुए हाफती नहीं थी, अभी 5 मिनट पहले भाभी ने काम शुरू किया और हाफने लगी। मेरी बात मान अनन्या, जंक फूड खाना छोड़ दे, वरना तू और मोटी हो जाएगी। तू मेरे खाने पर नजर मत लगा, मुझे नहीं बात करना तुमसे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अरुण बाथरूम में नहा रहा होता है। अनन्या, जरा मेरा टॉवल दे दो। हाँ अभी आई। अनन्या कमरे से बालकनी में आती है और बालकनी से टॉवल लेकर हांफते हुए बाथरूम में जा रही होती है और दरवाजे पर फंस जाती है। अरुण मैं फंस गई, अरुण मुझे निकालो। अरे अरे अनन्या, रुको रुको, मैं आता हूँ। अरुण अनन्या के हाथों से टॉवल लेकर कपड़े बदलता है और अनन्या को दरवाजे से अंदर की तरफ खींचने लगता है। वहीं अनन्या की आवाज सुनकर पूरा परिवार भी कमरे में आ जाता है। अरुण आराम से, मेरा पेट दीवार में रगड़ रहा है। भाभी 2 पैकेट चिप्स लेकर आऊं? चिप्स खाइए, दरवाजे से निकल जाइएगा। चिप्स खाने से मैं दरवाजे से कैसे निकलूंगी? चिप्स खाकर आपका पेट और बड़ा हो जाएगा और ये दीवार अपने आप टूट जाएगी, फिर आप आराम से निकल जाइएगा। मेरा मजाक मत उड़ाइए, मेरी मदद कीजिए। शारदा और प्रीति भी अनन्या को बाहर की तरफ खींचते हैं और अंदर की तरफ धकेलते हुए दरवाजे से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इसी में बाथरूम का दरवाजा टूट जाता है और अनन्या बाथरूम में अरुण के ऊपर गिर जाती है। अरे अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे माँ, लग गई। अरे अनन्या, उठो मेरे ऊपर से। शारदा और प्रीति मिलकर अनन्या को उठाती हैं और अरुण कमर पकड़कर खड़ा होता है। अनन्या, अब तो अपने मोटापे का कुछ करो, इतनी मोटी हो गई हो कि तुम दरवाजे में फंस जा रही हो। बेटा, अब घर के दरवाजे खिड़कियों को बड़ा कर ले, क्योंकि तेरी बीवी के कमर का कमरा हो गया है। अरुण घर के छोटे दरवाजों को बड़ा करवाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अनन्या और अरुण फुटपाथ पर चल रहे होते हैं। अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अनन्या, ड्रामा मत करो, तुम इससे ज्यादा चला करती थी, चुपचाप पैदल चलकर घर चलो। चलते हुए अनन्या के चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। तभी अनन्या केले के छिलके से फिसलकर गिर पड़ती है और आसपास सभी लोग भीड़ लगा लेते हैं। अनन्या, तुम ठीक हो ना? उठो उठो। ऐसे कैसे उठूं? मेरा हाथ पकड़ो, मुझे उठाओ। अरे सब ध्यान से देखो, भैया डेड लिफ्टिंग करने जा रहे हैं। भैया जिम बेल्ट दूं क्या? अरे भैया, ऐसी डेड लिफ्टिंग रोज करते होंगे, इन्हें जिम बेल्ट की जरूरत नहीं है। लोगों की भीड़ में अनन्या और अरुण बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। इसी तरह जोर लगाकर अरुण अनन्या को उठाकर खड़ा करता है। अनन्या, तुम्हारी वजह से हर जगह बेइज्जती होती है। जा रहा हूं मैं, तुम्हें जैसे आना है तुम वैसे घर आ जाना। इतना कहकर अरुण आगे बढ़ने लगता है। वहीं अनन्या भी अरुण के पीछे पीछे चलने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात 3 बजे अरुण बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वहां अनन्या आती है। इतनी रात में आप बालकनी में क्या कर रहे हैं? खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, खाओगी? हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे जाओ ना यहाँ से, मेरा दिमाग खाने क्यों आई हो? जाकर देखो, फ्रिज में कुछ रखा होगा, बैठकर खाओ। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, नंजी ने फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, मैं तो भूल ही गई थी। अरुण फोन पर बातें करने लगता है। वहीं अनन्या रात के 3 बजे फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है और अगले दिन श्रुति चिया सीड लेकर अनन्या के घर आती है। अनन्या, ये ले, तू ना चिया सीड पिया कर, इससे तेरा मोटापा कम हो जाएगा। इसका टेस्ट तो अच्छा है ना? आइसक्रीम नहीं है, चिया सीड्स। टेस्ट चाहे जैसा भी हो, पीना जरूर। नहीं, टेस्ट ही नहीं है तो फिर मैं नहीं पीऊंगी। और तूने आइसक्रीम का नाम लेकर मुझे रात की आइसक्रीम याद दिला दी। कल रात मैंने 3 बजे आइसक्रीम खाई, बड़ी टेस्टी थी। रात के 3 बजे तू आइसक्रीम खा रही है? अरुण तुझे मना नहीं करता क्या? अरे वो तो फोन पर बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछने गई तो तभी उन्होंने मुझे याद दिलाया कि फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ है। तू बेवकूफ है क्या? तू क्या चाहती है तेरा पति तेरी सौतन लेकर आए? रात को 3 बजे वो किसी से बात कर रहा था और तू आइसक्रीम खाने चली गई। जरा पता कर किससे बात कर रहा था। किसी से भी बात कर रहा हूँ, मुझे क्या? मैं तो जा रही हूँ रसमलाई बनाकर खाने, और तू मेरी मदद कर, वॉशिंग मशीन के कपड़े निकाल कर छत पर फैला दे।
श्रुति बड़ी फुर्ती से वॉशिंग मशीन के कपड़े निकालकर छत पर फैला देती है। पूरा परिवार श्रुति को देख रहा होता है। वाह वाह श्रुति बेटी, क्या लचक है तेरी कमर में, क्या रफ्तार है तेरी। काश मेरी मोटी बहू भी तेरी तरह फिट होती तो उसे घर के कामों में तेरी मदद नहीं लेनी पड़ती। एक समय में मैं श्रुति जैसी पतली थी, तब तो मेरी बड़ी तारीफ होती थी। आज मैं मोटी हो गई हूँ तो मेरी बुराई हो रही है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर घर से निकलकर ऑटो स्टैंड पहुंचता है, जहां अनन्या ऑटो में बैठती है और दूसरी तरफ से नागेंद्र ऑटो से बाहर गिर जाता है और ऑटो का अगला चक्का हवा में उठ जाता है। अरे माँ, अरे ये ऑटो रिक्शा में छोटा हाथी कहाँ से आ गया? अरे इस छोटे हाथी को निकालो मेरे ऑटो रिक्शा से, मेरा ऑटो रिक्शा टूट जाएगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, चलो ना, मैं पैदल नहीं चल सकती। अरे नहीं नहीं, पहले तुम बाहर निकलो, नहीं तो मेरे ऑटो रिक्शा का राम नाम सत्य हो जाएगा। अनन्या ऑटो रिक्शा से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर अनन्या बाहर नहीं निकल पाती है। अरे भैया, अगर इसे अपने ऑटो से बाहर निकलवाना है तो अपने ऑटो का छप्पर खोलो और ऑटो के इन 2 रॉड को कटवाओ, तभी औरत बाहर निकल पाएगी। अरे भैया, मेरी बहू को बाहर निकालो, तुम्हारा जो खर्चा होगा हम दे देंगे। ऑटो का छप्पर खुलवाया जाता है और सामने की 2 रॉड काटकर अनन्या को बाहर निकाला जाता है और अरुण ऑटो वाले के नुकसान के पैसे देता है। आज से मैं कभी ऑटो रिक्शा में नहीं बैठूंगी, कभी भी जाना होगा तो मैं कैब बुक करूंगी। हाँ, मैं तो पैसे का पेड़ लगा रहा हूँ ना। 3 महीने का राशन 1 महीने में खाकर खत्म कर देती हो, ऊपर से तुम्हारे बाहर के खाने पीने का खर्च और ऐसे नुकसान तो तुम करती रहती हो। ऊपर से अब मैं कैब का खर्चा उठाऊंगा, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ कहीं पर। हमें भी नहीं जाना है कहीं, सब वापस चलो। अरुण दूसरी तरफ बढ़ जाता है। वहीं अनन्या सास ससुर और अपनी नंद के साथ घर वापस आकर इडली डोसा बनाती है और हॉल में बैठकर खाने लगती है। अरुण को ज्यादा ही गुस्सा करने लगा है मेरे ऊपर। मैं ऑटो रिक्शा में फंस गई, इसमें मेरी क्या गलती है? वो ऑटो रिक्शा ही छोटी थी। तभी अरुण श्रुति के हाथों में हाथ डालकर घर के अंदर आता है। श्रुति तू समझा ना अरुण को कुछ। अनन्या, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं अब सब समझ गया हूँ, तुम आराम से इडली डोसा खाओ, मैं और श्रुति कमरे में जा रहे हैं। आप मेरे दोस्त के साथ कमरे में क्यों जाएंगे? देख रही है मम्मी जी क्या कह रहे हैं अरुण। मम्मी पापा, प्रीति और अनन्या तुम भी सुन लो, श्रुति मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से श्रुति हमारे साथ रहेगी। ऐसा घटिया मजाक मत करिए वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं और श्रुति एक दूसरे को बहुत दिन से डेट कर रहे हैं। आई लव श्रुति। ये सच है, मैं भी अरुण को पसंद करती हूँ। अनन्या गुस्से में अपनी उंगलियां चाटते हुए आगे बढ़ती है। मेरी बचपन की सहेली होकर तू मेरी सौतन बनना चाहती है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। खबरदार अनन्या, जो श्रुति को हाथ भी लगाया, इसी वक्त मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, श्रुति से शादी कर लूंगा। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है? बहू, तुमने कभी हमारी बात सुनी जो हम तुम्हारी बातें सुने? मुझे तो श्रुति पसंद है, आज से श्रुति ही हमारी बहू है। मैं भी देखती हूँ मेरे बचपन की सहेली मेरी सौतन कैसे बनती है। मैं अरुण को डिवोर्स नहीं दूंगी, इसी घर में बैठी रहूंगी। बैठी रहो घर में, सिर्फ मेरा राशन ही तो लगेगा, वो पहले भी लगता था, पर रहूंगा तो श्रुति के साथ ही। इतना कहकर अरुण श्रुति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसी रात होती है, अनन्या अपने कमरे में आती है और अरुण और श्रुति के पहले ही बेड पर लेट जाती है। अब देखती हूँ कैसे अरुण श्रुति के साथ रात गुजारते हैं। मैं उन दोनों को साथ में सोने ही नहीं दूंगी। पहले भी कहाँ तुम मुझे सोने देती थी, तुम्हारे सोने के बाद बेड में जगह कहाँ बचती है, इसलिए मैंने प्रीति से कहकर दूसरा कमरा तैयार करवा लिया है। मैं और श्रुति वहीं रहेंगे। अरुण अपना सारा सामान लेकर श्रुति के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है। ऐसी रात बीतती है और अगली सुबह श्रुति अरुण और प्रीति के साथ बालकनी में एक्सरसाइज कर रही होती है। वहीं अनन्या प्लेट भरकर ढोकले खा रही होती है। थैंक यू अनन्या, तेरी वजह से आज अरुण मुझे मिल गया। तुझे और भी कुछ खाने का मन हो तो मुझसे कहना, मैं पैसे दे दूंगी। अरे चुड़ैल कहीं की, अपनी बचपन की सहेली की ही सौतन बन बैठी है तू। चुल्लू भर पानी में डूब मर, मनहूस नागिन कहेगी, सहेली को ही डस लिया। ऐसी शाम हो जाती है। अरुण एक सुंदर नेकलेस और डिजाइनर ड्रेस श्रुति को गिफ्ट करता है और दरवाजे के पास छिपकर अनन्या ये सब देख रही होती है। श्रुति, तुम जल्दी ये ड्रेस पहन कर आओ, मुझे देखना है इस ड्रेस में तुम कैसी लगती हो। श्रुति मॉडर्न डिजाइनर ड्रेस पहनकर आती है जिसमें श्रुति बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अरे वाह श्रुति, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। मेरे लिए तो कभी ऐसी डिजाइनर ड्रेस नहीं लेकर आए और मेरी सौतन के लिए डिजाइनर ड्रेस लेकर आए हो। ओ मेरी बचपन की सहेली, घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तू छुपे और किसी को दिखे ना। आजा कमरे में आजा, छुप कर मत देख। मेरे पति को अपना बनाकर खूब इठला रही है और आप मेरे लिए भी कभी ऐसी ड्रेस नहीं लेकर आए।
अच्छा, तो तुम अपनी पसंद से कोई भी डिजाइनर ड्रेस पहन कर आओ, तो मैं श्रुति को छोड़ दूंगा। सच में? रुकिए, मैं अभी डिजाइनर ड्रेस पहन कर आती हूँ। अनन्या खुश होकर तुरंत शहर के सबसे बड़े कपड़ों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। बताइए मैम, क्या चाहिए आपको? मेरी साइज की मुझे एक डिजाइनर ड्रेस दीजिए जो मुझे बिल्कुल फिट आ जाए। माफ कीजिएगा मैम, आपकी साइज की डिजाइनर ड्रेस हमारे पास तो क्या पूरे शहर में किसी के पास नहीं मिलेगी। ब्रांड आपकी साइज की ड्रेस डिजाइन ही नहीं करती है। क्यों नहीं करते? क्या मुझे डिजाइनर ड्रेस पहनने का हक नहीं है? मेरे लिए डिजाइनर ड्रेस बनवा कर लाई है, मुझे ड्रेस चाहिए। मैम आप कहीं और देख लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। अनन्या पसीने से लथपथ पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छान मारती है, लेकिन उसे अपनी साइज की एक भी डिजाइनर ड्रेस नहीं मिलती। थक हार कर अनन्या एक कॉफी कैफे में बैठ जाती है। तभी अनन्या की नजर अरुण और श्रुति पर पड़ती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात कर रहे होते हैं। ऐसे आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है, जहां श्रुति अपने हाथों से अरुण को सलाद खिला रही होती है। अरुण, ये क्या खा रहे हो? देखो मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई है, ये खाओ ताकि मेरा अरुण तेरे जैसा मोटा हो जाए। तू खा ये सब और खाकर मोटी हो जा। चुड़ैल, तू ही मेरे पति और मेरे बीच में आई है। आज तो जो हो जाए, मैं तुझे ककड़ी की तरह तोड़ दूंगी। अनन्या श्रुति को मारने आगे बढ़ती है, तभी श्रुति फुर्ती से हट जाती है और अनन्या डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे मुझे उठाओ। मैंने तेरा पति नहीं छीना है, तूने खुद अपना पति गंवाया है। अगर हिम्मत है तो मेरी तरह स्लिम होकर दिखा, तेरा पति खुद तेरे पास आ जाएगा। पर जो खुद उठ नहीं सकती वो वेल मेंटेन फिगर कैसे बनाएगी? अरे चलो श्रुति, यहाँ से हमें फंक्शन में जाना है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस के फंक्शन में लेकर चलता हूँ। श्रुति और अरुण हाथों में हाथ डालकर घर से निकल जाते हैं। यह देखकर अनन्या का खून खौल उठता है। अनन्या किसी तरह उठती और मायके आकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। तुझे तो मैं पहले ही कहती थी कि मत खा, इतना मोटी हो जाएगी। इसमें बेचारे अरुण की क्या गलती है? हर पति को ऐसी पत्नी चाहिए होती है जो सुंदर हो। माँ, मैं अब अपना आप को बदल लूंगी। मैं पहले जैसी पतली बनूंगी और अरुण को सबक सिखाऊंगी। उसने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया है। अब पतली होकर क्या करेगी? जब होना था तब हुई नहीं। अरे मीनाक्षी, अगर बेटी मेरी पतला होना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बेटी पतली हो, तेरा पिता तेरे साथ है। अगले दिन सुबह 5 बजे अनन्या पार्क पहुंचती है और रनिंग शुरू करती है। तभी कुछ औरतें, अब अकल आई इसे, जब इसके पति इसकी ही बचपन की सहेली को सौतन बनाकर ले आया है। ताने सुनकर अनन्या तेज दौड़ना शुरू करती है, लेकिन थककर जमीन पर गिर जाती है। ये पतली होगी, इसके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ खा सकती है, पतली नहीं हो सकती। नहीं, मैं पतली होंगी, मुझे पतली होना है। अनन्या दोबारा खड़ी होती है और बड़ी मुश्किल से मैदान का एक चक्कर लगाकर घर लौटती है और पोछा मारना शुरू करती है। अरे तुझे तो पोछा मारने में थकान हो जाती है, चल लिट्टी खा ले। हट जाओ माँ, मुझे परेशान मत करो। आज से मैं सिर्फ श्रुति की तरह उबलती हुई सब्जियां और सलाद खाऊंगी, वो भी दिन में सिर्फ 2 बार। अनन्या घर का सारा काम अकेले करती है और थकान से चूर होकर उबली हुई सब्जियां खाने बैठती है। चाहे जैसा भी स्वाद हो, मैं उबली हुई सब्जियां ही खाऊंगी। कुछ दिन बीतते हैं। पार्क में दौड़ने आई अनन्या श्रुति और अरुण को साथ में एक्सरसाइज करते हुए देखती है। थैंक यू श्रुति, ये बार बार तेरा अरुण के नजदीक आना मुझे और मोटिवेट करता है। आज अनन्या बिना थके पूरे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और 6 महीने के बाद अनन्या पहले से भी ज्यादा स्लिम और वेल मेंटेन्ड फिगर हासिल कर लेती है और रात 3 बजे अनन्या की नींद खुलती है। मैं सो नहीं सकती, मुझे श्रुति और अरुण को सबक सिखाना है। रात के 3 बजे अनन्या अपने कमरे में रस्सी कूदने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन डिजाइनर कपड़ों में तैयार अनन्या अपने माता पिता के साथ हॉल में खड़ी होती है। देखिए मम्मी पापा, मैंने कर दिखाया, मैं दोबारा पहले जैसी पतली हो गई हूँ। बेटी, इसका क्या फायदा? अरुण तो श्रुति से शादी करने वाला है। उसने डिवोर्स पेपर और इनविटेशन कार्ड भिजवा दिया है। मैं भी देखती हूँ वो चुड़ैल मेरे अरुण से कैसे शादी करती है। आज मैं अपने अरुण को वापस पालूंगी। इतना कहकर अनन्या डिवोर्स पेपर और इनविटेशन कार्ड लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। आप कौन है? मेरे उस सौतन और धोखेबाज पति को बुलाओ, वो पहचान लेंगे मुझे, मैं कौन हूँ। अच्छा, तू तो पतली हो गई। पर अब क्या फायदा, अरुण और मैं शादी करने वाले हैं। अरुण, तुम श्रुति से शादी मत करो, देखो मैंने खुद को कितना फिट कर लिया है। अच्छा, और अगर कल तुम फिर पहले जैसी खाने लगी और मोटी हो गई तो? नहीं अरुण, अब मैं समझ गई हूँ, फिट होना बहुत जरूरी है। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तो श्रुति से ही शादी करूंगा। मैंने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। मैं जा रही हूँ पुलिस कंप्लेंट करने। इस श्रुति को तो मैं जेल भिजवाऊंगी। अनन्या पुलिस को फोन लगाने लगती है। तभी श्रुति आगे बढ़कर अनन्या का फोन छीन लेती है।
पागल हो गई है क्या? अपनी बचपन की सहेली को जेल भिजवाएगी? हाँ, तुझे तो मैं जेल भिजवाऊंगी। और अरुण, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा मत करना। अनन्या, मैं और श्रुति रिलेशनशिप में नहीं है। हम बस तुम्हारे मन में खुद को बदलने की भावना जगाने के लिए ये एक्टिंग कर रहे थे। अनन्या, तू मेरी बचपन की सहेली है, मैं तुझे धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये सब मेरा प्लान था, मुझे माफ कर दे। मैं कैसे मान लूं? अपनी मम्मी से पूछ ले। अनन्या अपनी माँ से कॉल पर सब पूछती है। श्रुति, तूने साबित कर दिया तू मेरी बचपन की सहेली है। मेरे लिए तूने कितनी बदनामी सही, लोग तुझे क्या क्या कहते होंगे। अपनी बचपन की सहेली के लिए इतना तो कर सकती हूँ। अब संभाल अपने पति को और अपने ससुराल को। अनन्या और श्रुति गले मिलती हैं और अब अनन्या अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।